चैनल के सभी दर्शक भाई बहनों को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। ज्योतिष के माध्यम से एस्ट्रो गुरु योगी चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज के वीडियो में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे उपपद के बारे में। उपपद कैसे देखते हैं, उपपद के द्वारा जो भलादेश होता है कितना महत्वपूर्ण है। दर्शकों, उपपद एक ऐसा सूत्र है, विलक्षण सूत्र है, जिसका फलादेश हमने कई लोगों के ऊपर एकदम सटीक पाया। और ये फलादेश का जो सूत्र है, ये महर्षि जैमिनी ने बड़े ही विस्तृत रूप से देखा है, बड़े विस्तृत करके इस सूत्र को देखा है। उसी जैमिनी सूत्र के माध्यम से हम जानेंगे हमारे उपपद चक्र के बारे में। वीडियो अच्छा बनेगा, वीडियो अच्छा होगा, जानकारी अच्छी होगी, लेकिन आपके विचार अगर अच्छे नहीं हैं तो आपको वीडियो या कोई वार्ता अच्छी नहीं लगेगी। मैं एक बार और निवेदन करूंगा कि ज्योतिष अध्ययनशीलता का विषय तो है, परंतु इससे ज्यादा प्रयास करें आध्यात्म की गहराई में उतरने का। आप जितने गहरे में उतर जाएंगे अध्यात्म चिंतन में, उतना ही ज्योतिष आपका फलादेश सटीक बैठेगा। इस सटीक ज्योतिष को समझने के लिए हमें सूत्रों की जरूरत पड़ती है, और वो सूत्र हमारे हृदय की गहराइयों से उत्पन्न होते हैं। हमारे पराशर ऋषि ने कौन से किताब से पढ़ा था पता नहीं, क्योंकि जिसने ब्रह्म विद्या का एक बार अध्ययन कर लिया उसको किसी भी विद्या की, लौकिक विद्या की जरूरत नहीं होती। तो ये अलौकिक विद्या है। ऐसे में हम ज्योतिष के कुछ और सिद्धांत लेते हैं। जन्म कुंडली में लग्न का महत्व बहुत ज्यादा होता है। लग्न से जातक का व्यक्तित्व, लग्न से जातक की रूपरेखा, बौद्धिकता का परिचय भी होता है। जातक का निरोगी होना, सुंदर होना, आकर्षक होना लग्न ही आपको दर्शाता है। परंतु सुंदरता, आरोग्यता के साथ साथ एक और चीज की जरूरत होती है, वह है सुख और सुविधाओं की। जीवन में सुख सुविधाओं के लिए चौथा घर देखा जाता है। अतः जन्म कुंडली में लग्न से भी ज्यादा पावरफुल होता है चतुर्थेश। चतुर्थेश का महत्व जहां पर अधिक है उससे भी अधिक होता है सप्तमेश का सूत्र। सप्तमेश का बल अधिक और सप्तमेश से ज्यादा बल वाला होता है दशमेश यानी कर्मेश। मनुष्य के कर्मों से भी बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की जाती है। तो 4 केंद्र हैं यहां पर, लग्न को, चतुर्थ स्थान को, सप्तम स्थान को और दसम भाव को। लग्न से लेकर दसम स्थान तक यानी 1, 4, 7, 10 को केंद्र कहा गया है। जन्म कुंडली में केंद्रेशों के साथ यदि नवम पंचम यानी मूल त्रिकोण, हालांकि मूल त्रिकोण लग्नेश लग्न भी है, किंतु लग्न से अधिक त्रिकोण पंचमेश मनुष्य के जीवन में उदारता देता है, विलक्षणता देता है। यानी लग्न से ज्यादा पंचम त्रिकोण, फिर नवम त्रिकोण, ये तीनों त्रिकोणों का जीवन में बड़ा ज्यादा असर देखा गया। ऐसा है जन्म कुंडली में यदि केंद्रेशों के साथ त्रिकोणेश का सम्मेल हो जाए तो उसी को कहते हैं जन्म कुंडली में योग। और यदि इन्हीं त्रिकोणेशों के साथ जो हमारे त्रिक भाव हैं, छठा,
8वां 12वां जन्म कुंडली में ये त्रिक भाव हैं। ये दुखद स्थान दुह अस्थ कहे गए हैं। तो यदि 12वें घर का मालिक जैसे लग्न में आ जाए, लग्नेश के साथ हो जाए अथवा लग्नेश पर दृष्टि डाल दे तो एक विषय बन जाता है व्यय का, विषय बन जाता है दुख का। षष्ठेश लग्न में आ जाए या लग्नेश को देखे, लग्न के कारक ग्रह को देखे तो भी यह विषम परिस्थिति तैयार कर देता है। अष्टमेश यह भी जन्म कुंडली में जिन राज योगों को बनाने वाले ग्रहों के साथ मिल जाए तो उस योग को भी दूषित कर देता है। तो ये सूत्र हमेशा याद रखना। अब ऐसे में हम जो सुखेश की स्थिति को ले लेते हैं, जैसे चतुर्थ भाव का मालिक पंचम भाव के साथ युति करे या चतुर्थ भाव के कारक ग्रह के साथ भाग्येश युति करे तो कर्मेश के साथ भाग्येश युति करे तो राजयोग उत्पन्न कर देता है। तो इस तरह से जो केंद्रेश होते हैं उनके साथ त्रिकोणेशों की युति हो जाना, दृष्टि हो जाना, ये राजयोग बना देते हैं। अतः जन्म कुंडली को जब भी आप अच्छी तरह से देखें तो इनका विचार अवश्य करें। हमारे कई दर्शक हैं जो बड़ी अच्छी अच्छी टिप्पणी किया करते हैं। कोई कहते हैं ना कि ये रट्टू तोता है, कोई कहते हैं आपको कुछ नहीं आता। सही बात है, आप सही पकड़े हैं, हमें कुछ नहीं आता, हम बिल्कुल मूर्ख हैं। और जब तक मूर्खता नहीं करेंगे आप लोग कुछ टिप्पणी कैसे करोगे। दरअसल हम निरे अनपढ़ हैं, लेकिन आप लोगों के साथ रह करके हमने सीख लिया है। अतः यहां ज्ञानी मूढ़ न कोई, जब भगवान जिसको जो बना दे वो बन जाता है। अतः ज्ञानी लोगों को मैं नमस्कार इसीलिए करता हूं क्योंकि उनसे मैंने सीखा है, और उससे ज्यादा सीखा है मैंने मूर्खों से जो किसी को मूर्ख समझते हैं, क्योंकि वो हमें जो ज्ञान दे देते हैं वो विद्वान क्या दे सकेंगे। विद्वान तो सम्मान देते हैं, मूर्ख जो होते हैं वो अपमान के द्वारा जो ज्ञान देते हैं उसकी बराबरी कहां कोई कर सकता है। ऐसे में अधिक लंबा वीडियो न बन जाए इसलिए हम चलो मूल बात पर आते हैं। जन्म कुंडली से निकालते हैं, किसी का उपपद चक्र देखना हो तो कैसे देखें, हम अपने उसी विषय को आ जाते हैं। और बाकी तो चर्चा हम किया करेंगे। अभी तक हमने ऑडियो देना जारी रखा था, वीडियो बहुत कम दे रहे थे। अभी कई लोगों के साथ हमने चर्चा की, हमने एक वो डलवाया था कम्युनिटी में कि जिन लोगों को वीडियो पसंद है वो अपने वोट करें, जिन लोगों को ऑडियो पसंद है। तो मेरे भाई बहनों ने बड़े अच्छे अच्छे कमेंट किए और उन्होंने ये कहा कि हमें दोनों ही पसंद हैं। इसलिए आपको धन्यवाद। आप चैनल पर ऐसे अपना प्रेम बरसाते रहें और हम जैसे अज्ञानी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, और इससे ज्यादा मुझे चाहिए क्या। दरअसल मैं आप लोगों के चरणों की धूल ही हूं, मुझे कुछ नहीं आता। बस थोड़ा सा प्रयास करता हूं कि कुछ स्पर्श कर लूं, कुछ छू लूं, कुछ निकाल लूं और आप लोगों को बांट दूं। बांटने के अलावा मेरे मन में कोई भावना ही नहीं आती है, सिर्फ मन करता है बांटूं, और इस बांटने की भावना को ही हम सद्भावना कहते हैं, आचार्यों के साथ जो सीखा है। तो आइए देखते हैं, हमने पहले से रेडी किया हुआ चार्ट देखें, बड़े गौर से देखेंगे, शायद ये उल्टा दिखता है तो हम इसे ऐसे करके दिखाएंगे, मेरा फेस आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो हम अपने इस फेस को करवाते हैं पीछे से, ठीक है। तो अब आपके पास सामने एक जन्म कुंडली है और एक वैसे ही प्लेन चार्ट है जिसमें मैंने कुछ भी अभी लिखा नहीं है, लेकिन इसमें लिखना है। जन्म कुंडली से हमको उपपद लग्न बनाने की कला सीखना है, और इसको सीखने के लिए हमारे पास जन्म कुंडली का होना जरूरी है। इससे पहले हमने आपको जो दिया था वो था पद लग्न। पद लग्न से मनुष्य के जीवन में
धन संपत्ति कितनी होगी, कौन से मार्ग से उसके पास आमदनी का कारण बनेगा, किस मार्ग से वो कमाएगा, ठीक है, वो जाना जाता है। अब उपपद लग्न से हम अपने जीवन साथी के बारे में होने वाले घटनाओं का, घटनाक्रमों का, अपने जीवन में जीवन साथी का सुख कैसा होगा, जीवन साथी का परिवार कैसा होगा, जीवन साथी के मायके वाले कैसे होंगे, कौन कौन से और विषय हमको इससे समझने हैं, हम इस विषय को क्रमशः लेकर चलेंगे। फिलहाल आपको हम यहाँ उपपद लग्न निकालने की विधि बताने जा रहे हैं। अब इस विधि को आप समझिए। आपके सामने एक जन्म कुंडली है तुला लग्न की। अब तुला लग्न की कुंडली से मैंने आपको पहले बताया था पद लग्न, लेकिन जो अनुचर है तुला लग्न का वो है 12वां घर। जैमिनी सूत्र में ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो द्वादशेश यानी 12वें घर का मालिक है वो 12वें घर से कितने घर आगे बैठा है। तो यहाँ का मालिक पहले देखेंगे। जैसे कन्या राशि का जो मुख्य कन्या का स्वामी है वो है बुध, वो 12वें घर से कितने घर आगे बैठा हुआ है। तो यहाँ स्पष्ट गिनती कर लीजिए। वैसे छठे घर में है, 7वें घर में है, द्वादश स्थान से ठीक 7वें घर में है, पर हम गिनती करेंगे आप लोगों की सुविधा के लिए। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। पता लगा कि द्वादशेश जो बुध है ठीक द्वादश भाव से 7वें घर में मीन में बैठा हुआ है बुध। हालांकि ये पहले हमने जो लग्नेश था उसको भी छठे घर में देखा था, पर अब बुध को जब हमने देखा कि 12वें घर से अपने राशि का मालिक, बुध राशि का मालिक, कन्या राशि का मालिक बुध बैठा है 7वें, यानी यहां से इस कुंडली में तो छठे बैठा है, परंतु अपने लग्न से ठीक 7वें स्थान पर बैठा है। तो हमने गिनती किया 1 2 3 4 5 6 7। फिर हम यहां से गिनती करेंगे। यहां से ठीक 7वें घर में जो राशि आएगी, जो अंक आएगा, उसी को हम उपपद लग्न में बिठा देंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने पाया 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक। 7वें, अभी हम एक विषय की चर्चा और करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल यहां से यहां तक गिनती किया तो ठीक 7वें घर में हमको उपपद लग्न का पता चल गया। अतः हम यहां से फिर यहां आए। अब हमको यहां बिठा देना है उपपद लग्न की, या अपना उपपद लग्न की कुंडली का अंक बैठा देना है। तो अंक यहां पर 6 है। अब हमें यहां पर ठीक 6 बिठा देना है, यानी कन्या, तुला यहां, इसके आगे वही क्रम रहेगा। और सेम जैसे ग्रह बैठे हैं वैसे ही हम ग्रह बैठा देंगे। तो जैसे मंगल, यहाँ पर हम चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा वृष में बैठे हैं, तो यहाँ हम चंद्रमा को कलम थोड़ी बदल देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी रहे। तो चंद्रमा को हम बैठा देते हैं वृष में, और चंद्रमा के साथ ही चलो केतु भी है, तो केतु भी बिठा देते हैं। तथा मंगल कर्क में है तो हम मंगल को यहाँ कर्क में बिठा देते हैं। थोड़ा लिखने में इधर समस्या आती है क्योंकि हम बैक में हैं। और मंगल इधर हो गया। सूर्य 1 में यानी मेष में बैठे हैं तो मेष में बिठा देते हैं, ठीक है। बुध शुक्र मीन में है तो हम मीन में बिठा देते हैं, बुध शुक्र। और शनि यहाँ पर
कुंभ में हम तो कुंभ में बिठा देते हैं। ठीक, कितने ग्रह हो गए यहाँ पर आंकड़ा कर लेना। राहु रह गया है तो हम यहाँ राहु बिठा देते हैं। अब देखना है कि 9 ग्रह हो गए, 2 4 6 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात इसमें एक ग्रह अभी कम है। और वो ग्रह कौन सा कम है ये देखना है। 3 3 6 3 9, यानी बृहस्पति नहीं है। तो बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? दरअसल उपपद लग्न में भी बृहस्पति का पता नहीं था, लेकिन इस कुंडली में बृहस्पति बैठे हैं कन्या में, अतः यहाँ बृहस्पति बैठा देते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताने का मेरा मंतव्य था कि आपको उपपद लग्न जैमिनी सूत्रम के हिसाब से देखना कैसे चाहिए। ये उपपद लग्न बनकर के तैयार हो गई है कुंडली। अभी हम अगले वीडियो में ये विषय और देंगे कि पद लग्न, यदि लग्न का मालिक वही हो जिसमें वो बैठा है, तो ऐसी अवस्था में हमको क्या करना चाहिए। ऐसी अवस्था के लिए फिर 7वें घर का मालिक 7वें में हो तो हमें क्या करना चाहिए, तो उससे हम आगे कैसे बढ़ेंगे, तो वो विषय अगली वीडियो में हम बताएंगे। अब यहाँ पूरा विषय लेकर के हम परिपूर्ण करते हैं। जन्म कुंडली से उपपद बन गया। अब इस उपपद में आपको पत्नी के यानी जीवन साथी के, अगर स्त्री है तो पुरुष के लिए और पुरुष है तो स्त्री के लिए, इस कुंडली से आपको विचार करना चाहिए। देखिए उपपद से कितना सटीक पत्नी के माध्यम से होने वाले जीवन में लाभ हानि अथवा उपपद के माध्यम से पत्नी के जीवन में होने वाली परेशानियों का या पत्नी के स्वभाव का पता कैसे चलता है। उपपद लग्न में लग्न का गत यहाँ आप देख रहे हैं बृहस्पति बैठा है, ये बन गया उपपद लग्न। ठीक, अब उपपद में या उपपद से दूसरे घर में, यानी उपपद या उपपद से दूसरे घर में पाप ग्रह की राशि बैठी हो। चूंकि यहाँ पाप ग्रह की राशि नहीं है, मान लीजिए पाप ग्रह की राशि दृष्टि युति या स्थिति हो, यहाँ पाप ग्रह कोई देखता हो तो मनुष्य सन्यासी होता है अथवा इसकी स्त्री की शीघ्र ही असमय में मृत्यु हो जाती है, अगर यहाँ कोई पाप ग्रह बैठा हो तो। अब पाप ग्रह कौन से हैं? यहाँ तो पाप ग्रह चंद्रमा भी बन जाता है। यदि चंद्रमा अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक अथवा 10वीं तक चंद्रमा प्रबल रहता है, बाद में वही चंद्रमा पापी बन जाता है। तो चंद्रमा भी यहाँ पापी हो सकता है, राहु भी यहाँ पापी होता है, मंगल अगर यहाँ क्रूर हो जाए तो पाप ग्रह ही माना जाता है, केतु पाप ग्रह, शनि पाप ग्रह, यहाँ तक सूर्य भी पाप ग्रह बन जाए, सूर्य ग्रह भी पाप ग्रह बन सकता है। अब यहाँ से यहाँ पर कोई पाप ग्रह बैठा हो या राहु केतु की यहाँ पर दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे में वो जातक सन्यासी बन जाता। कारण ये नहीं कि स्त्री मर जाए तो स्त्री मरने के बाद लोग दूसरा विवाह कर लेते हैं, परंतु उसके मन में वैराग्य आता है। जब स्त्री मर जाती है तो उसके अंदर वैराग्य आ जाता है। ठीक है, इस प्रसंग में अगर हम जैमिनी सूत्र को देखते हैं तो तीसरे सूत्र में जैमिनी जी ने लिखा है कि सूर्य को यहाँ पाप ग्रह नहीं माना जाएगा। अभी हमारे मुंह से निकला था सूर्य को पाप ग्रह बना जा सकता है। यदि सूर्य उपपद से द्वितीय स्थान में या उपपद में पाप राशि में भी स्थित हो तो भी उक्त फल नहीं होगा, अर्थात उपपद में सूर्य को पाप ग्रह नहीं माना जाएगा। ठीक है, पत्नी नाश का एक और भी योग है। उपपद में या इससे द्वितीय स्थान में कोई ग्रह स्व नीच राशि में स्थित हो तो पत्नी का नाश हो जाता है। मान लीजिए यहां पर मंगल बैठा हो, ठीक है,
मंगल बैठा हो, नीच का हो, तो पत्नी का नाश हो जाता है। इस विभाग को उपपद में द्वितीय स्थान के अंतर्गत उच्च राशि या उच्च नवांश में ग्रह स्थित हो तो मनुष्य की कई पत्नियां होती हैं। अगर यहाँ कई ग्रह स्थित हो तो कई पत्नियां बताई गई हैं। जरूरी नहीं है कि उसकी कई पत्नियां हों। वह युग चला गया जिस युग में एक से अनेक विवाह राजा लोग करते थे। आज तो दूसरे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं आप कि घर वाली बाहर वाली कितनी है इसकी गणना तो उसके चरित्र पर निर्भर करता है। तो दूसरे घर में बहुत से ग्रह हो तो ऐसे व्यक्ति का चरित्र खराब साबित होगा, स्त्री हो या पुरुष हो। तो पत्नी योग के बारे में सूत्र कहता है उच्चे बहुदारः। इससे द्वितीय स्थान में उच्च राशि या उच्च नवांश में ग्रह स्थित हो तो मनुष्य की कई पत्नियां होती हैं। मसलन जैसे शनि यहाँ पर बैठ जाए तो उच्च का हो जाता तो कई पत्नियों का योग बन जाता। शुक्र के नवांश में चला जाए तो पत्नियों का योग कई बन जाता। अब उपपद या उससे द्वितीय स्थान में मिथुन राशि स्थित हो तो भी मनुष्य की कई पत्नियां होती हैं, किंतु यहां मिथुन नहीं, यहां तुला है। उपपद से बुढ़ापे में विधुर होने का योग जैमिनी सूत्र 8 में लिखा है तत्र स्वामियुक्ते स्वरक्षेवा तद्धेता उत्तरायुषी निर्धारः। तत्र स्वामियुक्ते स्वरक्षेवा तद्धेता उत्तरायुषी निर्धारः। उस उपपद में यदि उपपद का स्वामी ग्रह स्थित हो, यहां बुध बैठा हो, तो मनुष्य प्रौढ़ावस्था के उपरांत यानी बुढ़ापे के उपरांत पत्नी से रहित अर्थात विधुर हो जाता है। यदि उपपद भाव का स्वामी, इस भाव का स्वामी मान लीजिए बुध है, ग्रह कहीं भी स्वक्षेत्र में हो, स्वक्षेत्रीय अपने राशि के अंतर्गत स्वक्षेत्र में उस ग्रह के जो अंश कला होती हैं उनके मुताबिक स्वक्षेत्रीय ग्रह बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं भी स्वक्षेत्र में बैठा तो मनुष्य की पत्नी का मरण वृद्धावस्था में हो जाता है। बुध ही मान लो यहां पर है, स्वक्षेत्री है, या फिर यह बुध कहीं भी स्वक्षेत्री बैठा हो तो उसकी पत्नी का मरण हो जाता है बुढ़ापे में। उपपद से ससुराल का विचार कैसे करते हैं, जैसे कि हमने भी आपके साथ बात की थी। उपपद या उससे द्वितीय स्थान के स्वामी, उपपद या उससे द्वितीय स्थान का स्वामी ग्रह यदि अपनी उच्च राशि में स्थित हो, द्वितीय स्थान का स्वामी ग्रह जैसे यहां शुक्र है अपनी उच्च राशि में स्थित हो तो मनुष्य का विवाह उत्तम कुल में होता है। और इस कुंडली में इस मनुष्य का विवाह बड़े अच्छे कुल में, उत्तम कुल में हुआ, क्योंकि ये परमोच्च भाव यहां द्वितीय बैठा हुआ है शुक्र। हाँ, इनकी जो पत्नी है वो थोड़ा भोलेपन में परंतु बहुत पढ़ी लिखी है। यदि उक्त दोनों ग्रहों में से कोई नीच राशि में स्थित हो तो मनुष्य का विवाह अच्छे कुल की कन्या से नहीं होता। यदि ये यहाँ का मालिक शुक्र कहीं नीच का बैठा होता तो अच्छे कुल से नहीं होता। अब सुंदर स्त्री का विचार करना है उपपद से। उससे द्वितीय स्थान में उपपद या उससे द्वितीय स्थान में शुभ ग्रहों की दृष्टि देखता हो कोई ग्रह तो, चूंकि यहां सूर्य दिखता है, उच्च का सूर्य यहां से बैठा यहां देखता है, पढ़ी लिखी स्त्री है इनकी बहुत ज्यादा, शुभ ग्रहों की दृष्टि युति आदि से संबंध हो तो मनुष्य की पत्नी सुंदर होती है। यह बात भी बिल्कुल सत्य है, पत्नी सुंदर है और योग्य है। अब यह विषय यहां पर रहने देते हैं इस वीडियो को।
अगले वीडियो में हम और भी उपपद के सूत्र जानेंगे, पत्नी को रोग, पत्नी और ससुराल को लेकर के विषय के बारे में। सत्य कहूँ तो वीडियो बड़ा भारी न बने, इसके भय से हम थोड़ी वीडियो छोटी बने, यही प्रयास करते हैं। लेकिन ठीक इसी वीडियो को जोड़ करके हम अगला वीडियो आपको पुनः देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। तो चलिए हम अब इस वीडियो में इतना बनाने के बाद आपको अगले वीडियो में उपपद से संबंधित पत्नी के, ससुराल के और ससुराल के लोगों के विषय में और जानकारी लेंगे। कुंडली के इस बहुमूल्य आभूषण रूपी सूत्र ज्योतिष को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। आप लोग इससे बराबर जुड़े रहिए और आप लोगों को इस विषय में और नॉलेज जितनी मैं दे पाऊंगा दूंगा, और आपको जितनी नॉलेज है वो भी मुझे जरूर बताइएगा। और मेरी मूर्खता पर कभी आपको हंसी आ जाए तो हंस लीजिएगा, लिख करके हंस लीजिएगा, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक अध्ययनशील व्यक्ति हूँ और आध्यात्मिक जीवन में रहा हूँ 32-33 वर्षों से। इसी जन्मभूमि, इसी विद्या भूमि, इसी ज्योतिष भूमि से अपने परिवार का, समाज का, लोगों का, हजारों लोगों का भरण पोषण देखा है मैंने करते हुए, और अपना भी होता है। तो जितना आप गहराई से मेरे साथ जुड़ोगे, मेरी मूर्खता के बारे में उतना ज़्यादा आप जानते जाओगे। तो बस और आगे हमारे अज्ञान और मूर्खता के बारे में जितना आपको मालूम पड़ेगा, आप लिखते रहिएगा, कमेंट में जरूर लिखते रहिएगा, बताते रहिएगा। चलते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।